फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनश्री। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एमसीक्यू की। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के, बट आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस है। इसमें अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको 4-5 टॉपिक बता दिए कि आप उन्हें याद करके ले जाओ। अगर पूरी तरीके से नहीं भी आ रहा है तो आप कुछ तो लिख के आ ही जाओगे। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद करने पड़ेंगे, चाहे आप मॉडल से करिए तो अभी आपका पूरा एग्जाम में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा फैक्ट मैं प्रोवाइड करा सकूँ जो एग्ज़ाम में आने लायक है, वो सब एग्ज़ाम से पहले 6 या 7 वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपने अगर अपना सिलेबस देखा है तो एग्रीकल्चर यूनिट है आपकी, यूनिट सेकंड है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पॉवर्टी यूनिट फर्स्ट पर एक वीडियो बना दी थी, उसमें पॉवर्टी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट फर्स्ट के अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी यूनिट फर्स्ट के से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो सब कवर हो जाएंगे उसमें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीए थर्ड ईयर का है, यूनिट सेकंड है एग्रीकल्चर, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये हमारा नाम है यूनिट का। पहला है, आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, कृषि भारत की आत्मा है, ये किसने कहा? योजना आयोग ने कहा, नेहरू जी ने कहा या गांधी जी ने कहा? तो ये बात गांधी जी ने कही थी कि कृषि भारत की आत्मा है। तो आपको इस तरीके से एमसीक्यू आएंगे। मानसून का जुआ, भारतीय कृषि को स्पेशली भारतीय कृषि के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो इसे मानसून का जुआ भी बोला जाता है, मानसून गैम्बल बोला जाता है। आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा तकनीकी विकास होने के बाद भी अभी भी 40 से 50% जो हमारी जनता है वो मानसून पर निर्भर करती है खेती के लिए, इसलिए राइट। आगे चलते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र में आती है? कृषि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में आती है, तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जब हम कुछ उत्पादन करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र होता है। जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं किसी प्रोडक्ट को, वो सेकंड सेक्टर होता है या द्वितीय क्षेत्र होता है। और तृतीय क्षेत्र होता है जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमुख फसलें, मेजर क्रॉप्स, ये हमेशा एमसीक्यू आते हैं, आपसे पूछ लेगा खारीफ की फसलें कौन सी होती है ना, आपको नीचे ऑप्शन दे देगा कि चावल है, ज्वार है, मक्का है, कौन सी खारीफ की फसलें हैं। या आपको पूछ लेगा खारीफ की फसलों का टाइम कब से कब तक होता है, तो जून से जुलाई में बोई जाती हैं खारीफ की फसलें। मैंने एमसीक्यू नहीं लिखे हैं, ये इतने सारे यहाँ ऑप्शन है। अगर मैं एमसीक्यू बनाती तो 25 से 30 एमसीक्यू बन जाते। तो हमें जल्दी अपना सिलेबस करना है, तो आप ये पीडीएफ एक दो बार पढ़ लीजिएगा, इसको प्रिंट करा लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रबी की फसलें, खारीफ फसलें, तो आप इन ध्यान से देखिएगा। खारीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली आदि इसी में आते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रबी की फसलों की। तो ये अक्टूबर में बोई जाती हैं और गेहूँ, चावल, ज्वार, मटर, सरसों और ककड़ी ये रबी की फसलों में आती हैं। जायद की फसल ये मार्च और जून में बोई जाती हैं और इसमें खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी और सब्जियां, ककड़ी इसमें भी आती है राइट। आगे चलते हैं। तो ये कब बोई जाती हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इस टाइम से इस टाइम में बोई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट, कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान, तो आपको ये एमसीक्यू में आ सकता है कि राष्ट्रीय आय में योगदान 2014-15 में 16.5% था, सन 2021 से 22 में 20.3% था। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद वीडियो फर्स्ट थी, जिसमें मैंने बताया था हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या, हमारे यहाँ जो ज़्यादा लोग हैं जो रोजगार से जुड़े हुए हैं वो किस में जुड़े हुए हैं, वो कृषि में जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोजगार कहाँ प्राप्त होता है, तो वो कृषि में प्राप्त होता है। ये एमसीक्यू मैंने नहीं लिखा है, मैंने बट आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया था, आप याद रखिएगा। अब हरित क्रांति देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 के बीच में हुई। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर रोजाना 3 से 4 एमसीक्यू अपलोड करूंगी, आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और उनके आंसर मैं या तो कमेंट कर दूंगी, नीचे कमेंट पिन कर दूंगी, या बाद में आंसर टेलीग्राम पर बता दूंगी। पर आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे आंसर वो क्वेश्चन, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा राइट। आगे चलते हैं। हरित क्रांति क्या होती है कि हम अपनी खेती को जो हम पुराने ढंग से करते थे उससे हम नए तरीके से करने लगे। नए बीज का उत्पादन हुआ जिन्हें HYV बीज बोलते हैं। ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधा ये सब हुई, कीटनाशक का यूज़ करने लगे हम, पहले ये सब नहीं करते थे। तो यही सब क्या है, यही हरित क्रांति आने के बाद ये सब हुआ।
अब है नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको हरित क्रांति का जनक विश्व में कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। अब है चाय का उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है, इस तरीके से एमसीक्यू आ जाते हैं। तो वर्ष 1881 में स्थापित भारतीय चाय संघ की स्थापना वर्ष 1881 में हुई। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है और असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। कहाँ सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? असम में। कहाँ कहाँ होता है? असम घाटी में और कछार असम में। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में होता है, जिसमें डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग में होता है। और दार्जिलिंग की चाय को चाय की शैंपेन के रूप में जाना जाता है। और आप एक बात ध्यान रखिए, भारत में जितनी भी चाय का उत्पादन होता है उसका 80% भारत के ही लोग उसका खपत कर लेते हैं। उसका 80% भारत के लोग ही उसे यूज़ कर लेते हैं। और चाय का उत्पादन त्रिपुरा में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, केरल में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है। चाय को लेके बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो चाय का निर्यात होता है वो हमारे यहाँ से काली चाय का होता है, क्या? ब्लैक टी का होता है, 80% के समथिंग। आगे चलते हैं, गन्ना उत्पादन। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है भारत में। और चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है, उसके बाद भारत की नंबर आता है, राइट। और सब्जी, दुनिया में सबसे बड़ा सब्जी का उत्पादक कौन है? भारत है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको ऐसे ही फैक्ट आपको एग्जाम में आएंगे। भारत में नारियल का उत्पादन तो ऐसा नहीं है सिर्फ केरल में होता है, और भी जगह होता है, पर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में होता है। सेब सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। सेब ठंडे इलाके में होते हैं। अगर आपको बंगाल और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश आपको ऑप्शन दे दी जाए तो आप किस पर ऑप्शन लगाएंगे? आप हिमाचल प्रदेश पर ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि वो वाला इलाका क्या होता है? ठंडा होता है। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, इसे तिलहन की फसलों में आता है, आप ये भी याद रखिएगा। गन्ना उत्पादन का क्रम, हमने पहले वहाँ गन्ना उत्पादन की बात की थी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का क्रम होता है, पर इसको घटते हुए क्रम में ये आपको एग्जाम में आ सकता है। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन यूपी में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद कर्नाटक में होता है, उसके बाद हरियाणा में होता है। भारत में कृषि के प्रचलित प्रकार, भारत में कृषि के कौन कौन से प्रचलित प्रकार हैं? पहले तो स्थानांतरण कृषि होता है, वाणिज्य फसलें होता है, जिसे नकदी फसलें या कमर्शियल एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि फसलों का उत्पादन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें बाजार में बेच सकें और उनसे पैसे कमा सकें, जैसे गेहूँ, गन्ना, कपास, जूट और तिलहनी। मिश्रित खेती अगर आपको आ जाए, मिश्रित खेती क्या होता है? नीचे ऑप्शन दिए होंगे, वह खेती मिश्रित खेती कहलाती है, जिसके साथ हम पशुपालन भी करते हैं, राइट। आगे चलते हैं। भारत में फसल की श्रेणी आप ध्यान रखिएगा। खाद्य फसलों में कौन कौन सा आता है? गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, दलहन। आपको एमसीक्यू दे देगा कि खाद्य फसलें कौन सी हैं बताइए, और नीचे आपको लिख देगा, फल लिख देगा, नारियल लिख देगा, रबड़ लिख देगा, और एक जगह बाजरा लिख देगा। तो खाद्य फसल कौन सी है? बाजरा खाद्य फसल है। नकदी फसल कौन सी है? गन्ना, तंबाकू, कपास, कपास क्या है? कॉटन है। जूट और तिलहन नकदी फसलें हैं। वृक्षारोपण फसलें क्या हैं? कॉफ़ी है, नारियल है, चाय है, रबड़ आदि। और बागवानी फसलें क्या है? फल और सब्जी बागवानी फसलें में आती है। भारत में प्रमुख 4 फसलें हैं, जैसे कि चावल कौन सी फसल में आता है? खरीफ और रबी दोनों प्रकार में चावल हो जाता है। और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक कौन सा देश है? भारत है। और पहला कौन है? चीन है। चावल एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, जिसे लगभग पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। इसका उच्चतम निर्माता कौन है? पश्चिम बंगाल है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। किस्में, तो चावल की जो किस्म होती है वो कौन कौन से प्रकार की होती हैं? आस होती है, बोरो होती है, पलुआ होती है, अमन होती है, साली होती है, अफगानी होती है। तो आप ये याद रखिएगा, अगर एमसीक्यू आते हैं तो आपको ध्यान रहे। गेहूँ क्या है? राबी की फसल है। गेहूँ की कौन कौन सी किस्म होती हैं? हीरा होती है, सोनालिका होती है, कल्याण सोना होती है। सबसे ज़्यादा उच्चतम उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कपास, कॉटन, ये खरीफ की फसल है, इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। उच्चतम उत्पादन गुजरात में होता है। भारत तीसरा सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करने वाला देश है, पहला देश चीन है, राइट। आगे चलते हैं। जूट कौन सी फसल है? जूट जायद फसल है। लगभग 85% दुनिया का जूट गंगा डेल्टा में पैदा होता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भारत में होता है, क्योंकि गंगा डेल्टा भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है? भारत में होता है। उच्चतम उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कॉफ़ी, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी की कौन कौन सी किस्म है? अरेबिका है, रोबस्टा है, लिब्रिका है, ये सब कॉफ़ी की किस्में हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्रांति हैं, कुछ अन्य क्रांति हैं, जैसे स्वर्ण क्रांति के जनक कौन थे? निरपक टुटेजो थे। और ये क्रांति किससे रिलेटेड थी? फल उत्पादन से, शहद से, समग्र बागवानी से संबंधित थी। तो आ सकता है आपको कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित थी, तो वो आपको लिख देंगे मछली से, या पशुपालन से, या शहद से, तो किससे संबंधित थी।
तो आपको ऐसे आंसर देना होगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, और इसके जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्ण है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? डेयरी दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक आप इनके जनक देख लीजिएगा। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है, दुर्गेश पटेल है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। राइट, आज के लिए इतना ही, वरना वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएंगी। अभी एग्रीकल्चर पर ही लगभग एक वीडियो तो और आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि आपको BA थर्ड ईयर में इस तरीके से नहीं, मुझे आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए और इस तरीके से क्वेश्चन बताने चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वैसे वीडियो बना दूंगी।